हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हमने जो शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो बुक है, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने शुरू किए हैं, जिसमें हमने 2 वीडियोस पहले ही डाल दिए हैं। और आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम अगला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, दूसरा चैप्टर है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता क्या है? हमें क्यों मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, आधुनिक समय में जीवन की विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जैसे विद्यालय में छात्रों के प्रवेश देते समय, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षक परीक्षण, महाविद्यालयों में प्रवेश करने, औद्योगिक कर्मचारियों को भर्ती करने, सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों का चयन करने तथा बैंक के कर्मचारियों का चयन करने के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं एवं परीक्षाओं का आयोजन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पठन पाठन के उपरांत छात्र छात्राओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना पड़ता है। इन सभी प्रकार की परीक्षाओं एवं उपलब्धि मूल्यांकन के लिए हमें उपलब्धि परीक्षण का उपयोग या शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक तक ही सीमित न होकर चिकित्सा शास्त्री, अनुसंधानकर्ता, सैनिक अधिकारी तथा शिक्षा के अधिकारियों तक प्रचलित है। यहाँ हम संक्षेप में कुछ प्रमुख उपयोगों का प्रकाश डालेंगे। देखिए दोस्तों, जब हमारी कोई एग्ज़ाम होता है तो वो एक तरह का मूल्यांकन ही होता है। हम चाहे कोई प्रवेश परीक्षा हो या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो वो एक तरह का मूल्यांकन होता है कि हम उस पद के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, सक्षम है कि नहीं। उसके लिए मूल्यांकन किया जाता है, उसके लिए परीक्षा कराई जाती है। और हम स्कूल स्तर पे भी बच्चों का हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करते हैं। तो हमारे ज़िंदगी के हर पक्ष में मूल्यांकन है। चलिए कुछ देखते हैं इसके अलग प्रमुख उपयोग। पहला है शैक्षिक स्तर की जांच करना, किसी के शिक्षा के स्तर की जांच करना। दूसरा है विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश। तीसरा है औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन। चौथा है वर्गीकरण एवं नियुक्ति करने में प्रयोग। पांचवा है आपका शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देश। छठा है व्यक्तिगत एवं उपचारात्मक शिक्षण। सातवां है अध्यापक एवं शिक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन। आठवां है शिक्षण में सुविधा। और नौवां है आपका छात्रों को अभिप्रेरणा। तो ये सारे इसके उपयोग हैं मूल्यांकन के। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है मूल्यांकन, जो कि हमारे जीवन के हर पक्ष से जुड़ा रहता है और शिक्षा में तो इसका बहुत अधिक महत्व है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है मूल्यांकन की छात्रों के लिए? ठीक है, तो देखते हैं। पहली आवश्यकता है कि छात्र को अपनी अच्छाई व कमियों का ज्ञान होता है। जब हम किसी छात्र का मूल्यांकन करते हैं, उसे बताते हैं कि आप इस चीज़ में कमी है, आपको ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, तो उसको पता चलता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये अच्छाई हैं। तो इससे हमें कमियों और अच्छाइयों का पता चलता है। दूसरा है, छात्र को ये ज्ञात हो जाता है कि उसकी योग्यता में कैसे सुधार हो रहा है। ठीक है, हम इसमें इसके द्वारा सुधार की जांच कर सकते हैं। हमारा तीसरा है, छात्र में समय तत्परता के गुण का विकास होता है। चौथा है, छात्र को अपनी प्रगति की जानकारी हो जाती है। पांचवा है, छात्र में स्पर्धा की भावना का उदय होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारी क्लास में एग्ज़ाम होता है, तो अगर हमारे नंबर कम आते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे बच्चे से, तो हमारे अंदर एक स्पर्धा की भावना आती है, कंपटीशन की भावना आती है। हम भी कहते हैं कि हम भी काश उतना पढ़े होते कि इस बच्चे जितना नंबर हम ला पाते। तो ये स्पर्धा की भावना मूल्यांकन से ही आती है। तो मूल्यांकन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और स्पर्धा की भावना भी बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन की भावना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न भी कर पाते हैं और एक अच्छा आउटकम दे पाते हैं। छठा है, मूल्यांकन के आधार पर छात्र पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। और सातवां है, छात्र में आत्मसंतोष एवं आत्मविश्वास के गुणों का निर्माण होता है। जैसा कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है हमारे स्कूल में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं कंपटीशन का, तो हम अपने नंबर्स के आधार पर ही अपना मूल्यांकन करते हैं
यदि हमारे नंबर बुरे आते हैं तो कोई भी कह देता है कि आपके नंबर बुरे हैं, आपने पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है। तो नंबर के आधार पे हम अपना मूल्यांकन करते हैं, और अगर नंबर अच्छे होते हैं तो हमारे अंदर एक संतोष होता है, एक आत्मविश्वास जगता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मूल्यांकन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर पक्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा सुधार हेतु मूल्यांकन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्या भूमिका होती है परीक्षा के सुधार में? देखिए, मापन का उद्देश्य विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना ही नहीं है, वरन उसका लक्ष्य परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करना है। इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब हम उस सारे ज्ञान की जांच कर लें जो छात्रों को पढ़ाया गया है, ठीक है, तथा जो ज्ञान जांचना होता है उसे भी भली प्रकार पढ़ाना अध्यापक का कर्तव्य होता है। दूसरे शब्दों में, परीक्षा लेने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए, स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हमें परीक्षा का क्षेत्र कहाँ तक सीमित रखना है, बालकों को कितना ज्ञान दिया जा चुका है तथा किस रूप में दिया गया है, बालकों में कौन कौन से व्यवहारिक परिवर्तन किए जा चुके हैं जो उनकी प्रगति के सूचक हैं आदि। परीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालकों में अपेक्षित व्यवहारीय परिवर्तन, डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस हुए भी हैं अथवा नहीं। अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो हम अपेक्षा करते हैं बालक से कि उसके अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे कोई विद्यार्थी के जो गुण होते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है तो हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो सुशासन में रहे, अपने काम को अच्छे से करे, अच्छी तरह पढ़ाई करे। तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं ये अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि हुए हैं तो किस सीमा तक, और अगर नहीं हो पाए हैं तो क्यों? चूँकि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। यानी कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। इस दृष्टि से उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाए जाएं जो उसके स्वयं की तथा समाज की दृष्टि से उपयोगी हों। साथ ही उसे सीखने के अनुभव भी व्यवस्थित क्रम में प्रदान किए जाएं। इसके विपरीत यदि उन्हें उचित अनुभव समुचित ढंग से प्रदान नहीं किए जाते तब हमारी परीक्षा का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। देखिए, आजकल अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि ज्ञान को अर्जित कर लेना, रट लेना, बस पढ़ लेना और परीक्षा दे देना। ज्ञान यहाँ तक सीमित नहीं है, नॉलेज यहाँ तक सीमित नहीं है। देखिए, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। एक शिक्षित आदमी और एक अशिक्षित आदमी के व्यवहार में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन होता है कि हम अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, एक क्रमबद्ध तरीके से बनाएं, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा भी गया है, और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या अंतर होता है। एक तरफ है मापन, एक तरफ मूल्यांकन। मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, मापन जो होता है उसका क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है, और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है। मापन एक सामान्य शब्द है, मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। तीसरा, मापन एक साधन है, एक मीन है, और मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य डेस्टिनेशन है, ठीक है। चौथा है, मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता, जबकि मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है, एविडेंस जो होते हैं उनको इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। और मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पे निष्कर्ष निकालना है। देख रहे हैं ना, एक एविडेंस जुटाता है, साक्ष्य जुटाता है, और एक उन एविडेंस के आधार पे निष्कर्ष देता है, निर्णय देता है। छठा है कि मापन में अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है, मूल्यांकन के लिए अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है,
नहीं होती, अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है और मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। 9 है कि मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मगर मूल्यांकन कब होगा? जब मापन हो चुका होगा तभी मूल्यांकन होगा। ठीक है। 10वां, मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती और मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जा सकती है। तो ये थे कुछ आगे के जो दूसरा चैप्टर है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज हमने देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में और क्या सुधार की ज़रूरत है, आपको कैसे और क्वेश्चंस चाहिए, किन चैप्टर्स पे या फिर किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा। आपका एक एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का यही था वीडियो। ठीक है, अगर वीडियो आपको लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको हर वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।